हेलो बच्चों, मेरा नाम है मनोज कुशवाहा और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आज अपन स्टडी करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। तो बच्चों, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस बोलता क्या है? इफ टू फोर्स साइमल्टेनियसली एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कोई दो फोर्स जब एक साथ किसी बॉडी पे एक्ट करते हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, then their resultant is represented by the closing side of the triangle taken in opposite order। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अगर कोई दो फोर्स किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, सपोज F1 है और ये F2 है, सपोज O पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं एक साथ, और इन दोनों फोर्सों को अगर मैं एक ऑर्डर में लिख लूं, ऑर्डर में लिख लूं का मतलब क्या होता है? सपोज इसके एंगल के बीच के एंगल में थीटा मान लेता हूं, तो ऑर्डर का मतलब ये होता है कि सपोज मैं इसका ये मैंने F1 फोर्स बनाया और सेकंड फोर्स जो है, अगर ऑर्डर में मैं इसको बनाना चाहूं तो किस तरह से बनाऊंगा? ये F1 से थीटा एंगल पे है, मतलब ये लाइन ऑफ एक्शन में इस फोर्स का थोड़ा बड़ा हूं और इस फोर्स को उठाकर मैं यहां रख दूं, ये फोर्स मैंने F2 रख दिया, ठीक है ना? तो ये F1 लाइन ऑफ एक्शन F1 से कितने एंगल पे था? ये F2 फोर्स थीटा एंगल पे, मतलब ये F1 लाइन ऑफ एक्शन से कितने एंगल पे F2 है? ये थीटा एंगल पे है, ठीक है ना? ये मैंने ऑर्डर में लिख दिया, F1 F2 ऑर्डर में ले लिया। तो इनका क्लोजिंग साइड, इस ट्राइंगल का, ये जो ट्राइंगल होगा, इसको ट्राइंगल कंप्लीट करूं तो इसका क्लोजिंग साइड क्या होगा? ये इसका क्लोजिंग साइड होगा। तो ये रिजल्टेंट शो करेगा टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर का मतलब ये जहां क्लोज कर रहा है, ये क्लोज तो कर रहा है, ये लाइन ऑफ एक्शन सही है, लेकिन ये दोनों जहां जा रहे हैं तो इसको क्लोज कर रहा है। ये एरो देखिए, ये आगे ये आगे, तो इन दोनों एरो को अपोज करते हुए क्लोजिंग दिखा रहा है ये, तो क्या करेगा? इसका ये रिजल्टेंट शो करेगा। ये कहता है आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है ना? तो बेसिकली ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्स जो है आपका ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकली हम यूज करते हैं इसको रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। देखिए, रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के मेथड के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिजल्टेंट जो फाइंड आउट करते हैं अपन, रिजल्टेंट जो है वो आप निकाल सकते हैं कैलकुलेट करने के जो मेथड्स हैं, ठीक है ना? एक होता है आपका ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले एनालिटिकल की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अपन ने एनालिटिकल मेथड से रिजल्टेंट निकालना सीखा था। एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना? ग्राफिकली निकाल सकते हो, एनालिटिकली निकाल सकते हैं। तो एनालिटिकल मेथड में हमने क्या देखा था? पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। एक हमने ये मेथड देखा था एनालिटिकली, मतलब एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला ड्राइव किया था और वहां से हमने सीखा, कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के। सेकंड, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में मैंने आपको बताया था कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स से हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी फोर्स को रिजॉल्व करके। एक मैंने आपको मैथमेटिकली सॉल्यूशन करके दिखाया था। तो ये एनालिटिकल मेथड कहलाता है। सेम हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं ग्राफिकली। ग्राफिकली मतलब एक ड्रॉ करके, ठीक है ना? स्केच बना के, ड्राइंग करके हम ग्राफिकली स्केल वगैरह अज्यूम करके हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जिस तरह पैरेललोग्राम लॉ आपका सिर्फ दो फोर्स के लिए ही लिमिटेड है कि दो फोर्स किसी बॉडी पे लग रहे हो तो आप इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो, इसी तरह ग्राफिकली हम ट्राइंगल लॉ का यूज करते हैं। ट्राइंगल लॉ का यूज करते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, जब किसी बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हो, ठीक है ना? तो ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्स का यूज करते हैं ग्राफिकली रिजल्टेंट निकालने के लिए। और अगर नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हो तो एनालिटिकल क्या यूज करते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स दो ही फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है, उससे ज्यादा फोर्स होंगे तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का यूज करना पड़ेगा एनालिटिकली। इसी तरह ग्राफिकली अगर आपको निकालना है, नंबर ऑफ टू फोर्स ज्यादा है, तो फिर उसके लिए हम यूज करते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्स। क्या यूज करते हैं? पॉलीगॉन लॉ ऑफ
फोर्सेस। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ आपको क्लियर हुआ। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ पे एक बेस्ड अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफिकली मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट। क्लियर, क्वेश्चन, a stud is acted upon by two forces P equal to 2 kilonewton and Q equal to 3 kilonewton as shown in figure। फिगर आपको दिया हुआ है कि स्टड है, मतलब एक फिक्स्ड कंडीशन है जिसपे दो फोर्स लग रहा है किसी पॉइंट पे P and Q। Determine the resultant of these concurrent force by using triangle law of force। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपन को बोल दिया गया है कि आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्स का यूज करके इसकी रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर, तो ग्राफिकली हम कैसे फाइंड आउट करते हैं रिजल्टेंट, इसको आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स से, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जब जस्टिफाइड कर दिया जाए कि आप उसको सॉल्व करना है ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्स, तो आपको ग्राफिकली निकाल के बताना पड़ेगा इसका रिजल्टेंट। क्लियर, तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ट्राइंगल लॉ जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों फोर्स को एक ऑर्डर में लिखेंगे और क्लोजिंग साइड उसका रिजल्टेंट बताएगा। क्लियर, तो ग्राफिकली जब आप किसी चीज को फोर्स को बनाओगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड है, वो जो लाइन है वो उसका मैग्नीट्यूड को दर्शाएगी, तो वो मेजर करने के बाद ही आप रिजल्टेंट वगैरह फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आपको एक स्केल अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर फोर्स कितना है, 2 किलोन्यूटन में दिया, आप 2 किलोन्यूटन आप कैसे ड्रॉ करोगे, आप लेंथ मेजर किस में कर सकते हो, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। क्लियर, स्केल मानना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, आप कितना भी स्केल मान सकते हैं। सपोज यहाँ पर ले लेता हूँ 1 किलो न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 1 किलो न्यूटन को मैंने 1 सेंटीमीटर मान लिया। स्केल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये 2 किलोमीटर जो मैग्नीट्यूड है इसको ड्रॉ करना है, तो स्केल आपको मानना ही पड़ेगा। सो देखिए इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले ये P जो है आपका 2 किलो न्यूटन का, इसको आपको ड्रॉ करना है। ये हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, 15 डिग्री पे। सपोज यहाँ पर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन डॉटेड से दिखा देता हूँ, क्योंकि इसका यूज जो मेरे को करना है सिर्फ 15 डिग्री। तो आप प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर को रखेंगे, प्रोटेक्टर को रखने के बाद आप 15 डिग्री पे एक लाइन बनाएंगे, कितने सेंटीमीटर की, कितने सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे, 2 किलोमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ 2 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे आप, ओ से सपोज P 15 डिग्री पे प्रोटेक्टर का यूज करके 2 सेंटीमीटर। फिर इसका लाइन ऑफ एक्शन थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्योंकि P से ये 30 डिग्री पर, देखिए इस फोर्स को मैं यहाँ उठा के रखूं तो ये P से ही 30 डिग्री पे बना रहा है ना Q, तो यहाँ पर आप Q बनाएंगे 30 डिग्री पे, कितने पे, 30 डिग्री, प्रोटेक्टर रखेंगे 30 डिग्री पे, Q ड्रॉ करेंगे कितने सेंटीमीटर की लाइन, 3 सेंटीमीटर की। तो यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर की आपकी लाइन यहाँ आएगी ऐसी। तीन सेंटीमीटर की लाइन क्यू ड्रॉ करेंगे आप। अब इसको ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए आप क्या करिए, कुछ मत करिए, इसको मिला दीजिए, सिंपल स्केल रखिए और स्केल से सीधा ये आप इसको आप मिला दीजिए। ठीक है ना, ये थोड़ा तिरछा आ रहा है, मैं ऐसे लाइन खींच रहा हूँ, आप स्केल से इसको मिला दीजिए। तो इसका ये डायरेक्शन है अपोजिट, क्लोजिंग साइड, ये क्या शो करेगा, रिजल्टेंट। तो अब एक बार डायग्राम बन गया आपका, तो ग्राफिकली देखिए कितना आसान होता है, सिंपल कुछ नहीं करना, आपको ये मेजर करना है, स्केल को, स्केल रखना है यहाँ पर, स्केल में देखना कितने सेंटीमीटर की लाइन आ रही है, उसको कन्वर्ट कर लेना अकॉर्डिंग टू योर स्केल। तो जब आप इसको सेंटीमीटर में निकालेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे जितना आपने स्केल माना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको रिजल्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो डायरेक्ट आप शो कर सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर आया है, उसको कन्वर्ट करेंगे जितना आपने स्केल दिया, तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, 4.836 आ रहा है, 4.836 किलो न्यूटन। और अल्फा, अगर मैं अल्फा की बात करूं तो देखिए अल्फा भी डायरेक्ट आप यहां से देख सकते हैं, P से अपन रिजल्टेंट जो अल्फा अपन निकालते थे tan अल्फा करके, डायरेक्ट आप प्रोटेक्टर रखिए यहाँ पर, प्रोटेक्टर से डायरेक्ट आप देख लीजिए अल्फा की कितने डिग्री पर है, तो डायरेक्ट आपको एंगल अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपका जो आ रहा है, ये आ रहा है 18.06, कितना आ रहा है, 18.06 डिग्री अल्फा। अगर आप
हॉरिजॉन्टल से दिखाना चाह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस से अल्फा कितने पे लाई कर रहा है, तो कुछ मत करिए, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है 15 डिग्री, तो 15 प्लस 18.06, तो 33.06 के आसपास ये आपका अल्फा आ गया हॉरिजॉन्टल से, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल से है, ये अल्फा अपन पी एक मैग्नीट्यूड से मानते हैं, तो डायरेक्ट आपका ये आंसर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर मैं सेंटीमीटर की बात करूँ तो कितने की लाइन मिलेगी आपको, ये अपन ने 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर माना, मतलब 4.836 सेंटीमीटर की लाइन आपको मिलेगी, डायरेक्ट आप कन्वर्ट करोगे तो 4.36 किलोमीटर, इसलिए मैंने एकदम इजी से स्केल माना था। लेकिन ये वैल्यू छोटी छोटी थी तो मैंने मान ली, अगर मान लीजिए बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू है उसके हिसाब से आप एंगल, आपको उस हिसाब से स्केल मानना है कि आपके पेज में ड्रॉ भी हो पाए, है ना, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, फिर कन्वर्जन में गलती नहीं होनी चाहिए, इजी स्केल मानना है। दिस इज द ग्राफिकल मेथड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट। सेम हम ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस में, जब ये दो से अधिक फोर्सेस होते हैं, जैसे रेजोल्यूशन के मैंने आपको सवाल कराया था उसमें बहुत सारे फोर्स लग रहे थे, तो सेम ऐसे ड्रॉ करते चले जाते हैं हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस में, और क्लोजिंग साइड उसका रिजल्टेंट चेक कर लेते हैं। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्स क्या कहता है, ये देखो, लॉ ऑफ फोर्स क्या कहता है, इफ अ नंबर ऑफ कॉन्करेंट फोर्स साइमल्टेनियसली एक्टिंग ऑन अ बॉडी are represented in magnitude and direction by the side of the polygon taken in order, then their resultant is represented magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in opposite order. Means अगर किसी पॉइंट पे नंबर ऑफ फोर्स एक्ट कर रहे हैं, F1, F2, F3, F4, F5, कितने ही फोर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। सपोज वो पॉइंट पे लग रहे हैं, इनके बीच का एंगल सपोज ये θ1 है, इसके बीच का एंगल सपोज θ2 है, ये θ3 है, ये θ4 है और ये θ5 है, ये सपोज मैंने एंगल मान लिया। सपोज मैं इनको अगर ड्रॉ करूं तो F1 फोर्स, सपोज कोई भी एक फोर्स लेके मैं स्टार्ट कर सकता हूं, तो सपोज मैं F1 फोर्स एक ले रहा हूं, तो F1 फोर्स को सपोज मैं हॉरिजॉन्टल मान ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल F1 फोर्स यहाँ पर ड्रॉ किया, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि F1 फोर्स ऐसा दिख रहा है, मैं उसके हिसाब से बाकी फोर्सों को ड्रॉ कर लूंगा। तो F1 से F2 का जो फोर्स है वो कितने डिग्री पे है, θ1 पे है, लेकिन देखिए F1 का जो फोर्स है, इस फोर्स को मैं यहाँ जब बनाऊंगा तो ये एंगल कहाँ, बाहर साइड से लूंगा θ1, ये चीज का ध्यान रखना है ना, कि लाइन ऑफ एक्शन जो है, इस फोर्स को मैं ये बना रहा हूँ, तो ये लाइन ऑफ एक्शन आपको थीटा बाहर का मानना, नहीं तो आप अंदर का मान लें, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप उठा के जब यहाँ पर रखेंगे तो ये थीटा का 1 बाहर आएगा, तो यहाँ से F2 फोर्स लो, मैंने F2 फोर्स ड्रॉ कर दिया यहाँ पर θ1 पे, है ना। स्केल मानते हुए, स्केल मानना है कि जो भी आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ उसके हिसाब से आपको स्केल मानना है, स्केल मानते हुए आपको उतनी ही लेंथ की लाइन ड्रॉ करनी है। फिर सेकंड यहाँ से F3 ड्रॉ करना है θ2 पे, तो यहाँ पर ये लाइन ऑफ एक्शन मैंने बढ़ाया इसका, और ये मैंने ड्रॉ कर दिया F3, और ये एंगल कितना मान लिया θ2 दिया हुआ, प्रोटेक्टर का यूज करके θ2 यहाँ पर θ2 मेजर किया, और θ2 जितना भी दिया उसको प्रोटेक्टर से रखते हुए यहाँ पर मैंने F3 ड्रॉ कर दिया, कितनी लेंथ का, जितना मैग्नीट्यूड है 3। सिमिलरली F4 ड्रॉ करना है, ये लाइन ऑफ एक्शन अपन ने बढ़ाया, ये F4 ड्रॉ कर लिया, ये एंगल मान लिया कितना है, ये θ3 पे प्रोटेक्टर रखा, θ3 जितना भी आपका एंगल है उससे मैंने F4 ड्रॉ कर दिया, किस लेंथ का, जितना F4 का मैग्नीट्यूड है। सिमिलरली यहाँ से सपोज मैंने ये F5 ड्रॉ किया, ये जितना भी एंगल आपको दिया हुआ है F5 θ5, θ5 F4 से F5 θ5 कितना है, ये F4 ड्रॉ हो गया मेरा, उतनी ही लेंथ का जितना मैग्नीट्यूड F5 का आपको दिया है, आप उतनी ही लेंथ की लाइन खींचिए यहाँ पर। अब देखिए जब ये पूरा आप ड्रॉ कर लेंगे तो फाइनली ये जितनी भी जगह बचेगी इसको आप फाइनली कुछ मत करिए, बस इसका अटैच कर दीजिए। सो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए जस्ट आप इस लाइन को मिला दीजिए, और इसका जो डायरेक्शन है जस्ट अपोजिट ऑर्डर में देना है, किसमें देना है रिजल्टेंट का डायरेक्शन, अपोजिट ऑर्डर में।
तो अपोजिट ऑर्डर में जो क्लोजिंग साइड है पॉलीगॉन का क्या दिखाएगा, आपका रिजल्टेंट शो करेगा। इसको आप मेजर कर लेंगे स्केल से, और जो भी स्केलिंग आपने मानी उसको कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स में अपन ने किया था। तो नंबर ऑफ फोर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लैमिस थ्योरम, कुछ लोग इसको लामिस थ्योरम भी रीड करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है लैमिस थ्योरम। इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस, किसी बॉडी पे अगर थ्री फोर्सेस लग रहे हैं, वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, देन ईच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्स। कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज एक P फोर्स है, एक Q फोर्स है, P फोर्स ले लिया मैंने, एक Q फोर्स ले लिया और एक R फोर्स ले लिया, तीन फोर्स ले लिया। सपोज मैं बोल रहा हूँ ये O पॉइंट पे लाई कर रहा है, और सपोज इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ये, तो लेविस थ्योरम ये कहता है कि ईच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्स। मतलब अब जैसे P फोर्स का जब अपन लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो दो फोर्स बचे, कौन सा बचा, Q और R, तो इसके बीच का एंगल, सपोज इसके बीच का एंगल मैं अल्फा मान लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये अल्फा। क्लियर। ईच फोर्स मतलब P एक फोर्स मैंने माना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्स। सिमिलरली अगर मैं मान लो लिखना चाहूँ Q के लिए, तो Q इस फोर्स के लिए क्या रहेगा, इस फोर्स के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा बिटवीन द अदर टू फोर्स। कौन से P एंड R, सपोज को मैं बीटा मान लेता हूँ, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ बीटा। सिमिलरली अगर मैं R के लिए लिखना चाहूँ, तो ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्स। तो R के अलावा दो फोर्स कौन से बचे, P एंड Q, इसको मैं मान लेता हूँ सपोज गामा, तो ये गामा। क्लियरली। तो इसको अब अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के एक कांस्टेंट लें, सपोज K, तो P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू R अपॉन साइन ऑफ गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना। इसको इज इक्वल्स टू कांस्टेंट में मानो तो इस फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख सकता हूं। तो इस इक्वेशन का हम यूज करते हैं जनरली न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ द फोर्स व्हेन द थ्री फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एंड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बॉडी किसमें होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। तब ऐसी कंडीशन में हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए लेमिस थ्योरम का यूज करते हैं, और सवाल बहुत ही इजी हो जाते हैं लेमिस थ्योरम से जब उसको सॉल्व करते हैं। देखेंगे अगली क्लास में हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल।